हेलो स्टूडेंट, मैं डब्लू आज क्लास 10th के अंतर्गत रसायन विषय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग अपना कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे और आप ये हमें बताएंगे लास्ट में कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। कमेंट जरूर करेंगे और यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन का कारण समेत आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। और स्टूडेंट, आप लोगों को करना है कि अगर आप जल्दीबाजी में जवाब नहीं दे सके तो वीडियो को पॉज करना है, यानी रोकना है, रोक करके उसका जवाब देना है ताकि आप जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे और सिलेक्शन और रिएक्शन प्रोसेस अपनाएंगे। मतलब ये हुआ कि इन चारों में से कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। अगर ये मेथड आप अपनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का जो है ट्रेंड अभी कुछ ज़्यादा चल रहा है और आपके परीक्षा में भी 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो हम लोग अपने थ्योरी के आधार पर इन सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आज का पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, लोहा से हम लोग पढ़े थे, लेपित करने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। दूसरा शब्दों में इसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं, अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और गैल्वेनीकरण भी कहते हैं हिंदी में। अब देखिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं लोहा पर ताकि लोहा जंग से बच सके। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जस्ता जो होता है लोहा से अधिक क्रियाशील होता है। और जब जस्ता को हम लोग लोहे के परत पर लेपित कर देते हैं तो जो भी बाह्य अटैक होता है धातु पर वो जस्ता पर ही होता है और इस प्रकार हमारा लोहा सुरक्षित रह जाता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, पहला का बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो आप लोगों को हम बताए थे और आप लोग थ्योरी में पढ़े भी होंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा उजला होता है, सफ़ेद होता है। क्या होता है? उजला होता है। अब क्यों? सिल्वर क्लोराइड के बारे में बताए थे आप लोगों को। जब सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अपक्षेप बर्तन की तलहटी में जम जाता है। क्या होता है? बर्तन की तलहटी में जम जाता है और यही आपका जो है AgCl ये बर्तन की तलहटी में एक श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और इस प्रकार इसका रंग कैसा होता है? उजला होता है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जस्ता तथा तनु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो आपको हम कुछ वक्त भी देते हैं ताकि आप सही ऑप्शन ढूंढ सकें। तो देखिए यहाँ बात है जस्ता, यानी हो गया आपका Zn और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब आप यहाँ बताइए दोनों जब रिएक्शन करेगा तो आप यहाँ पर देखिए किसी भी सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन सकता है, क्योंकि कार्बन का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं बन सकता, सल्फर भी नहीं बन सकता। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन दहन की एक अभिक्रिया है। दहन कैसी अभिक्रिया है, तो अब आप बताइए दहन कैसी अभिक्रिया है ना। तो यहाँ पर देखिए दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें जलने पर हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, तो उसे हम लोग दहन की अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, चौथा का सी हो जाएगा, यानी पेट्रोल का जलना। अब देखो क्यों, क्योंकि पेट्रोल जब जलेगा तो हमें ऊष्मा भी मिलेगा और प्रकाश भी मिलेगा, बाकी ऐसा किसी में नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे मोम का पिघलना भी जो है दहन हो सकता है, लेकिन नहीं। क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए मोम को आप किसी गर्म चीज़ में भी रखेंगे तो वो पिघलने लगेगा, है कि नहीं। तो पिघल तो जाएगा, लेकिन उससे ना तो ऊष्मा मिलेगा और ना तो प्रकाश मिलेगा। मोम को आप धूप में भी छोड़ देंगे तो ये पिघल जाएंगे, तो उससे तो प्रकाश तो थोड़ी ना मिलेगा और ना तो ऊष्मा मिलेगा। इसलिए ये इसका चौथा का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, यानी पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। हाँ, और दोस्तों प्रिय छात्रों, अगर आपने अभी तक केटीसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको परीक्षा उपयोगी वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। साग सब्जियों को जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कैसा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप देखे होंगे गांव घर के में आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व किए होंगे कि जब किसी भी जैव चीज़ों को हम लोग विघटित होते हुए देखते हैं और वो कंपोस्ट बनता है, जैसे कि आपके घर के जो कूड़े कचरे होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे जैसे पुआल वगैरह का जो होता है ढेर सारा, तो वहाँ पर देखेंगे एक जो गर्मी क्या होता है क्रिएट होता है, ऊष्मा क्रिएट होता है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो है जब विघटित होगा, सड़ेगा गलेगा साग सब्जी का जो कचरा, तो वहाँ देखेंगे कि ये जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार पचमा का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग जानते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका पचमा का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 6
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो इससे जो है आपका उत्पन्न होगा लेड नाइट्रेट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये हो जाएगा बी नंबर। ओके, सॉरी बी नहीं, डी हो जाएगा, NO2 और O2 हो जाएगा। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बनता है और ऑक्सीजन गैस निर्मित होता है। तो छठा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7वां नंबर जो आपका प्रश्न कह रहा है, इसका क्या कहना है। 7वां का क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए इस सारे ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब 7वां का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2। यह है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं या धोबन सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग कपड़े साफ करने में करते हैं। तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 7वां का बी। चलिए 8वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो देखिए 8वें के प्रश्न का सारे ऑप्शन को अगर देखा जाए तो 8वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विघटन। विघटन का मतलब होता है कि जब एक अणु जो है टूट कर कई अणु बनाते हैं तो उसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो सारे प्रश्नों के सारे ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका ए बी, यहाँ पर जो है आपका ए तो संयोजन हो रहा है, यहाँ पर विघटन हो रहा है। तो इसका सही जवाब आपका 8वां का सी हो जाएगा। क्योंकि 8वां के सी नंबर ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि एक अणु जो है वो 2 अणुओं में टूट रहा है। इस प्रकार 8वां का सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम और जब रिएक्शन करता है तो बन जाता है Al2O3 प्लस Fe। दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाएं। तो देखिए इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब फेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम से अभिक्रिया करती है तो यहाँ देख रहे हैं कि एल्युमिनियम लोहा को यहाँ से रिप्लेस्ड कर देता है। लोहा को क्या करता है, रिप्लेस्ड कर देता है, हटा देता है। यहाँ पर आप देख लीजिए एल्युमिनियम जो है लोहा को हटा देता है अपने जगह से और उसको फ्री कर देता है, यहाँ अलग हो जाता है लोहा। तो इसका मतलब ये विस्थापित हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसलिए जो है लोहा को एल्युमिनियम हटा दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा डी नंबर, 9वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 क्या कहता है। 10 का कहना है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहा के चूर्ण पर तनु यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो इससे जो बनेगा आपका वो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसन, तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं
तो यहाँ पर जो है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। 11 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो ये कॉपर और जल बन जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर से जो है ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीजन का हटना है ना, ऑक्सीजन का हटना ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना जो है ये अपचयन अभिक्रिया है। जुटता तो उपचयन होता, ऑक्सीकरण होता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है, तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया हो जाएगी यानी बी नंबर अपचयन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है तो इसको हम लोग आयनिक यौगिक या इसी का दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक यौगिक। इसको हम लोग चूँकि आयन बनेगा ना, तो यहाँ पर 13 का सही जवाब हो जाएगा वैद्युत संयोजक यौगिक कहिए या आयनिक यौगिक कहिए, दोनों एक ही है। तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। चलिए 14 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कौन सा? ऑक्सीजन का जुटना तो ऑक्सीकरण होता है कि नहीं। तो ऑक्सीकरण तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है। और यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण होता है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो 14 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण है, ये समीकरण तो ये किस प्रकार का है, कैसा अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुट रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुट रहा है। तो जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक ये संयोजन अभिक्रिया है। 15 का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कहता है क्या। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन देखिए, जब किसी भी अभिक्रिया में दो परमाणु, दो तत्व जो है एक दूसरे को विस्थापित करेगा, तब इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो विस्थापन मतलब हटाना, विस्थापित करेगा, रिप्लेस्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है सोडियम, और यहाँ पर देखिए विस्थापन, द्विविस्थापन की बात हो रही है। तो विस्थापन की बात हो रही है, तो यहाँ पर 16 का सी हो जाएगा, क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पर जो है एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु को हटा रहा है। यहाँ पर क्लोरीन जो है परमाणु हटा दिया, सोडियम नाइट्रोजन को हटा दिया, नाइट्रोजन NO3 नाइट्रेट को हटा दिया, नाइट्रेट को हटा दिया। तो इस प्रकार यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा। ओके। आगे देखिए 17 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन, तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए कौन सा है इसमें से। 17 का देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा
विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, विस्थापन तो ये है ही नहीं, ये क्योंकि ये टूट रहा है। और ये दूसरा में देखिए बी में क्या होगा, बी भी नहीं होगा। सी में आप देख रहे हैं ये लोहा जो है कॉपर को हटा दिया। सी में ऑप्शन नंबर सी देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी क्या देख रहे हैं, विस्थापन का मतलब होता है कि जब एक जो है तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि लोहा कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, तो इस प्रकार 17 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो है एक, जब हम बताए थे आप लोगों को कि जब सोडियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है कि नहीं, तो वहाँ पर जो है एजी और Cl का एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है ठोस के रूप में, जो बर्तन की तलहटी में नीचे बैठ जाता है और वो अविलय होता है, अर्थात वो जल में घुलता नहीं है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, है ना, 18 का हो जाएगा बी नंबर कंप्लीट। चलिए और 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया? तो अपघटन का मतलब होता है कि जब एक परमाणु कई परमाणु में टूटेगा। तो यहाँ पर आप देखिए अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 19 नंबर का रहा है कि कौन नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो 19 का जो सही ऑप्शन होगा, आप ए नंबर भी देख रहे हैं कि ये भी अपघटन अभिक्रिया है, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट रहा है। बी नंबर में भी देख रहे हैं कि परमाणु 2 बार परमाणु में टूट रहा है ना। लेकिन यहाँ पर सी नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जुट रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ना कि अपघटन अभिक्रिया का। लेकिन हाँ देखिए डी नंबर है कि मानव शरीर में भोजन का पचना भी एक अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन जो हम लेते हैं, हमारे भोजन का बड़ा बड़ा अणु जो है छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, डाइजेस्टिव होने के दौरान, पचने के दौरान टूटता है भोजन के अणु। तो इस प्रकार ये भोजन का पचना भी एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 19 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह सी नंबर संयोजन है, ना कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए 19 का सी हो गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स रिएक्शन है? तो रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं, जहाँ ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया होती है, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर दोनों एक साथ होती है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं, एक जगह ऑक्सीजन हट रहा है और दूसरी जगह जुट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक साथ हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो आज हम लोगों ने 20 प्रश्न को देखा, तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट कर बताएंगे कि इनमें से आपका कितना सही हुआ, और आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करेंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास इतना ही, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।